आज़ाद कश्मीर भी गए, इतनी बेचैनी क्यों है? वहाँ पे कुछ ऐसे शरपसंद अनासर भी शामिल थे जो हालात को ख़राब करके सियासी फ़ायदा उठाना चाहते थे। लाहौर में किसान बैठे हुए हैं, आपके यहाँ पर अडयाला के बाहर आके पीटीआई बैठ जाएगी, कहेगी छोड़ें तो हुकूमत ये सारे काम कर लेगी। कश्मीर को हम उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह बाकियों को ट्रीट करते हैं। ये फैसल वाडा साहब भी हुकूमत की तर्जुमान है, ये कामरान टेसोरी साहब गवर्नर सिंध हैं, इनको किसने जगाया? ये किस तरह से आए सामने? जो खत लिखता है वो लीक भी करता है, उसको 4-5 मीडिया वालों को फ़ोन करता है, भैया ये खत चला देना। राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन ना हारते तो वज़ीर दाखिला होते। ये हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं बड़े खाइफ हैं और वो कहते हैं आपको कि इस्तीफा दें आप हुकूमत। वज़ीर दाखिला देखिए मोहसिन नकवी साहब इस फील्ड में भी गए हैं, अपना लोहा मनवा। खान साहब जो हैं वो बरी होते जा रहे हैं, क्या मामला है? कुछ लोग वहाँ पे बैठ के एक सहूलतकारी का तासुर दे रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है। मैं समझ नहीं पाया कि इससे क्या मुराद है। सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था, वो हटा दिया गया वेबसाइट से, आपने पढ़ा वो कॉलम? मैं इस बात पे जवाब भी नहीं देना चाहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच और आज जवाब दो में हमारे मेहमान हैं वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताहिर साहब। पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, जजेस का मामला हो, आज़ाद कश्मीर हो या ओवरऑल सूरत हाल है, उस पर अताउल्लाह ताहिर साहब की हुकूमत क्या सोच रही है, तो आज इन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले तो जनाब आपको बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। तो आप आज़ाद कश्मीर भी गए, वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, इतनी बेचैनी क्यों है? बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपने मौका दिया। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का बर वक्त नोटिस लिया। और देखिए क़यादत का क्या काम होता है, क़यादत इसलिए कहते हैं कि वो लीड करते हैं, वो लीड बाय एग्ज़ाम्पल करते हैं। बर वक्त नोटिस लेते हुए उसी वक्त फ़ैसला किया कि ये ग्रांट जानी है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को। और आज जिन अल्फाज में इज़हार तशक्कर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने किया, उन्होंने कहा कि आपने बड़े भाई का किरदार अदा किया है और आप जो कहते हैं वो करते भी हैं कि आपने अनाउंस किया और 2 दिन के अंदर हमारे अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र भी हो गए। तो देखिए, जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जेन्युइन कुछ लोग तहरीक में शामिल भी थे, वहाँ पे कुछ ऐसे अनासर भी, शरपसंद अनासर भी शामिल थे, साज़िशी अनासर भी शामिल थे जो हालात को ख़राब करके सियासी फ़ायदा उठाना चाहते थे और मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को उसका फ़ायदा देना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि बर वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरवीन किया। नहीं तो मसले ने सर क्यों उठाया? यानी आप लोगों को जाना पड़ा, ग्रांट देनी पड़ी, ये सब कुछ हुआ ना, वहाँ पे एहतजाज होता रहा, लोग ज़ख्मी होते रहे, सब कुछ हुआ। उस वक्त तो बर वक्त नहीं कर सकी हुकूमत कुछ। देखिए, बात ये है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक स्टेट है जी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा उनका रिलेशनशिप होता है। फेडरल गवर्नमेंट मुख्तलिफ मामलात में उनकी मावनत भी करती है, सरपरस्ती भी करती है। तो फेडरल गवर्नमेंट तो तब अंदर आई ना कि जब नज़र आया कि उनके बस में मामलात नहीं हैं और फेडरल गवर्नमेंट को ही कुछ ना कुछ करना होगा। तो फेडरल गवर्नमेंट तो बर वक्त नोटिस लिया। आप कह रहे हैं कि पहले फेडरल गवर्नमेंट ने देखा कि अगर वो काम नहीं कर पा रहे खुद, नहीं, मैं ये नहीं समझता कि हमने देखा कि ये बिल्कुल तबाही की तरफ चला जाए फिर हम आ जाए रेस्क्यू के लिए, ऐसी बात नहीं है। मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च था और मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले ही उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया गया। हाँ, पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए, वो नहीं होने चाहिए थे। तो हुकूमत ने फिर इंटरवीन किया क्योंकि एहतजाज का जो दायरा कार था वो बढ़ता जा रहा था। देखिए, एहतजाज का जो तरीक़ेकार था वो पुरअमन से तशद्दुद की तरफ जा रहा था, इसलिए हुकूमत ने ग्रांट दे दी। गए और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, कश्मीर की जो सियासी क़यादत थी, मुंतखब गैर मुंतखब, सबको बुलाया, तमाम पार्टियों को बुलाया, उनके साथ बैठे और बैठ के बातचीत करके इस मसले का हल निकाला। तो इस तरह तो लाहौर में किसान बैठे हुए हैं, आपके यहाँ पर अडयाला के बाहर आके पीटीआई बैठ जाएगी, कहेगी छोड़ें तो हुकूमत ये सारे काम कर लेगी। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है। ठीक है, कश्मीर हमारी, कहते हैं ना शहर आ गया, वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से कहते हैं, कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है और कश्मीर स्पेशल ट्रीटमेंट डिज़र्व करता है इस वजह से। सो कश्मीर को हम उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह बाकियों को ट्रीट करते हैं, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा इलाका है जिसकी पाकिस्तान की सालमियत के साथ जिसका लिंक है और हम समझते हैं कि कश्मीर कॉज के लिए जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, आज हुर्रियत रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई, बाकी लोगों से भी हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी खुसूसी तवज्जो इसलिए थी कि वो बिल्कुल एक स्पेशल दायराकार एक मुख्तलिफ था। बिल्कुल। ये जजेस का मामला क्या है? 6 जजेस ख़त लिखते हैं, उसके बाद फिर ये बाबर सत्तार साहब मामला आता है और बाबर साहब तो बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने कहीं बताई जो आई सामने कि अगर टॉप ऑफिशियल और वो बातें, तो क्या वो कहते हैं ना ज़माने में पनपने की यही हैं बातें कि एक जज कह रहे हों कि ये हो रहा है जनाब और मुझे कहा जा रहा है पीछे हट जाओ। किसी ने उनको कहा कि पीछे हट जाओ। ये जो प्लेइंग टू द गैलरी है ना, यानी साथ वाले कमरे में चीफ जस्टिस बैठा है, उसको ख़त लिखा गया, फिर उसको लीक किया गया,
खुद लीक करते हैं ना, जो खत लिखता है वो लीक भी करता है उसको, 4-5 मीडिया वालों को फ़ोन करता है भैया ये खत चला देना, सोशल मीडिया पे उस खत को लीक करता है। वरना एक खत एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो एक ही इमारत के अंदर, वो मीडिया पे कैसे आएगा? ये सस्ती शोहरत का जो शौक पैदा हो गया है, जो तासुर मिल रहा है, ये तासुर है हम लोगों का। अब किसी से आप बात करें वो कहता है जी मेरे पे भी तो हिनेदारत लगवाना चाहते हैं। ये शोहरत का जो शौक है, लोग कहते हैं ये तासुर है। मैं आप बाहर जाएं किसी से बात करें, लोग कहते हैं कि ये तासुर है, प्लेइंग टू द गैलरी, कि एक खत आपने लिखा है वो हकीकत पे मबनी नहीं है, और उसके अंदर आपने अपने चीफ जस्टिस को लिखा है जिससे आप बात भी कर सकते हैं टेलीफोन पे भी, साथ वाले कमरे में नॉक करके भी। आप कह रहे हैं कि जी मुझे किसी टॉप ऑफिशियल ने कहा कि पीछे हट जाओ। पैगाम जब भी दिया जाता है स्टेट की तरफ से जुडिशल ऑर्गन को, वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू दिया जाता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का एक ओहदा है। अटॉर्नी जनरल जो है वो मुल्क का प्रिंसिपल लॉ अफसर है, और प्रिंसिपल लॉ अफसर होने के नाते वो जुडिशरी के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि होना ये चाहिए था कि अटॉर्नी जनरल को बताया जाता? नहीं, अटॉर्नी अगर ऐसा कुछ नहीं था? मैं ये कह रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल ने बाबर सत्तार साहब को कहा कि ये जो आप ऑडियो लीक्स वाला केस कर रहे हैं, इस पे जो सवालात उठ रहे हैं, इसमें कुछ हसास मामलात हैं, आप इन कैमरा हियरिंग कर लें। अब बजाय इसके कि वो अटॉर्नी जनरल को कहते हैं कि ये पैगाम मुझे मत दो और ये पैगाम गलत है और मैं ये पैगाम नहीं लेना चाहता और आपकी जरूरत कैसे हुई, उन्होंने अटॉर्नी जनरल की बात तो सुन ली, मगर फिर खत लिख दिया कि मुझे कहा गया पीछे हट जाओ। इस सारी गुफ्तगू से अखज़ उन्होंने ये किया कि पीछे हट जाओ। यानी वही गुफ्तगू जो अटॉर्नी जनरल उनके दरमियान हुई, जी, उसी को उन्होंने टॉप ऑफिशियल की तरफ से वो धमकी समझा। जी ऐसे ही है। इसके अलावा किसी ने कोई राब्ता, कोई बराह रास्त रब्ता नहीं किया, ना किसी ने कहा पीछे हट जाओ। इतनी सी बात अटॉर्नी जनरल ने की थी कि जी मैं स्टेट का नुमाइंदा हूँ, स्टेट की तरफ से पैगाम ये है कि इसमें कौमी सलामती के मामलात हैं, हसास नौयत के मामलात हैं, आप इन कैमरा ब्रीफिंग कर लें। ये जजेस का मामला होता है। आप हुकूमत हैं, अटॉर्नी जनरल हुकूमत है, आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सब तो समझ में आ रहा है। ये फैसल वाडा साहब भी हुकूमती तर्जुमान है, ये कामरान टेसोरी साहब गवर्नर सिंध हैं गालिबन, इनको किसने जगाया, ये किस तरह से आए सामने? मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब मामलात ऐसे हों कि दोहरी शहरियत का मामला भी उठा हो सोशल मीडिया पे, असासों का, प्रॉपर्टीज़ का मामला भी सोशल मीडिया पे उठा हो और लोग सवालात भी कर रहे हों, तो फिर लोग सवाल करते हैं। जिसका ज़मीर जिंदा है वो सवाल करेगा कि जी इसका भी जवाब दें। आप महाजा राय की सूरत हाल क्यों पैदा करते हैं इस मुल्क के अंदर? तो आप कह रहे हैं कि जिसके जहन में सवाल आए उसने एक ही दिन में सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इस्लामाबाद प्रेस क्लब खुला और सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई कि ख़त लिखा गया ना जी। जब ख़त लिखा गया है तो लोग तो बात करेंगे, उसका रिएक्शन है, उसका रिएक्शन आया, नेचुरल रिएक्शन है। यानी आपको अपने बच्चों की बड़ी परवाह है, गरीब के बच्चे का कोई वारी वारिस नहीं है कि क्राइम रेट पे तो आप नोटिस नहीं लेते। आप जब आर्मी चीफ को ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर और फैमिली की तस्वीरें लोगों की लगाई जाती हैं, तब तो आप नोटिस नहीं लेते। अपने ही बच्चों पे बात आए तो फिर आप नोटिस लेते हैं। जिसने भी किया, गलत किया, मैं उसको बिल्कुल कंडोन नहीं करता, मगर बात यह है कि आप 9 मई का क्यों नहीं नोटिस लेते? क्यों नहीं कहते कि केसेस का फैसला क्यों नहीं हुआ? किसी का घर जला है, लोगों को वहाँ पे से दौड़ने पे मजबूर किया आपने लोगों की जानों को ख़तरे में डाला, उस पर नोटिस कोई नहीं है। और एक ख़त इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी के जजेस ने भी लिखा है और उन जजेस ने भी तहफ़्ज़ात का इजहार किया है कि एक हाई कोर्ट के जज साहब हमें बुला के बाकायदा थ्रेट भी करते हैं, कहते हैं मर्ज़ी का फ़ैसला करो, और हमारे साथ बड़ी गलत ज़बान भी इस्तेमाल की जाती है। उस ख़त को तो किसी ने नहीं उठाया, उसको भी उठाना चाहिए। तो आप हुकूमत के तर्जुमान के तौर पे नहीं, बल्कि एक ज़ाती राय आपकी क्या है? लॉ के स्टूडेंट भी हैं आप, कि कहते हैं जी दोहरी शौरियत, हमारा कानून तो यही है कि हम पार्लियामेंट से घर चले जाते हैं, हम नहीं आ सकते। इस पे कोई इतराज़ नहीं किसी को, यानी बता दिया गया कि बाबर सत्तार साहब के साथ ये मामला था, फिर उनकी मंजूरी हुई, वो जज बने। आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या जजेस की ड्यूल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए? देखें, जब आप एक इतने बड़े उहदे पे बैठते हैं और इतने बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं, और वो फ़ैसले करते हैं जिनका अवाम के साथ बराह रास्त कोई उनका इम्पैक्ट आता है, उसका इफ़ेक्ट आता है, अवाम उससे मुतासर होते हैं उन फैसलों से, तो मॉरली आपको दोहरी शरीयत नहीं रखनी चाहिए। क्यों रखे कोई वजह? मतलब देखिए ना, आपको तो दानिस्ता तौर पे कहना चाहिए कि जी हम नहीं रखते दोहरी शरीयत। फिर दोहरी शरीयत भी हो, बाहर प्रॉपर्टीज़ भी हों, लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप फिर सवाल उठाएं नेशनल सिक्योरिटी पे एक ज़ाती वजह की वजह से। ये ख़त बंदयाल साहब के दौर में क्यों नहीं लिखे जाते थे? ये 6 जजेस को तब ख्याल क्यों ना आया कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखते हैं ना बंदयाल साहब को? ये प्रेशर का एक लेवल इतना बढ़ गया हो कि एकदम लावा फटा है। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, इस तनाव को कम करना चाहिए। इस वक्त अंदर चल रही पॉलिटिक्स, बिल्कुल 100%। और क्या है? क्या ग्रुप्स बने हुए हैं? बिल्कुल बने हुए। ये काम तभी होता है ना जब ग्रुप्स बने हो। आप
और तरीक़ेकार होते हैं ना इसके, आप चीफ जस्टिस को वैसे इस्तदा करें। इंटरनल ग्रुपिंग बनी होती है और इंटरनल ग्रुप पॉलिटिक्स की वजह से देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि अदलिया के अंदर भी तनाव कम हो और अदलिया का बाकी इदारों के साथ भी तनाव कम हो, मिलजुल के पाकिस्तान आगे बढ़े। कभी नोटिस नहीं लिया जाता कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है, बिजनेसमैन जो हैं उनका कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर के ममालिक आ रहे हैं। डर उनको सिर्फ एक बात से लगता है, स्टे ऑर्डर से। लोग पूछते हैं हमें कि हम आएंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट पे स्टे ऑर्डर तो नहीं मिल जाएगा। तो ये जो स्टे ऑर्डर चलते रहते हैं, जिसमें ऑरेंज लाइन का स्टे ऑर्डर 2-2 साल चलेगा, कई अरब रुपए कौम के ज़ाया हो जाते हैं, कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है, उसके बाद कहते हैं बना दो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि लोग बड़े खाइफ हैं इस चीज़ से। क्या ये हकीकत नहीं है कि जजेस को धमकियाँ मिल रही हैं? आपके सामने एक ही दिन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सबको खतूत भेजे जाते हैं। आज तक ना उस लड़की का वो जिसने वो लेटर भेजा, वो लड़की ना उसका भाई, कोई भी ना मिल सका। वो कौन लोग थे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो साजिश लगती है किसी की, किसी एक ही ग्रुप की साजिश लगती है, अमन को, माहौल को ख़राब करने के लिए। ठीक है। देखिए, कोई भी इस तरह का ख़त लिखना और वो इतनी हाइप उसको दे देना, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई वो संजीदा कोशिश थी किसी को डराने धमकाने की। तो आप कह रहे हैं कि वो एक ऐसे ही थी, कोई किसी ने माहौल ख़राब करने की, गैर फितरी हाइप बनाई जा रही थी, किसी ने कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश की और चीज़ें ठीक तरफ जा रही थी, उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। वो कामयाब हुआ? मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हुआ। ठीक है, अब आपकी हुकूमत की तरफ बढ़ते हैं। अता साहब, आप वज़ीर इत्तलात हैं, मुस्लिम लीग नून से ही आप शुरू करते हैं अपनी सियासत, तलबा सियासत, फिर नून से आते हैं। आज जब वज़ीर इत्तलात के तौर पे बात कर रहे हैं तो आपकी गुफ्तगू में एक एतमाद है और वज़ीर आज़म को भी आप पे एतमाद है। ये हुकूमत कैसे चलेगी कि जिसकी जनाब निजकारी का वज़ीर भी इधर से लिया है, ख़जाने का वज़ीर कोई और है, और जनाब दाखिला का वज़ीर जो सबसे इम्पोर्टेंट वजारत थी वो भी आपकी पार्टी का नहीं है। तो ये यानी हुकूमत का कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इतनी बेबसी क्यों है? यानी आपको पता होना चाहिए कि वज़ीर ख़जाना के वाले चौधरी फारूक साहब जी PMLN के दौर में अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है। वज़ीर ख़जाना के चचा मुस्लिम लीग नून के MNA रहे हैं 1997 में भी, 2013 में भी। अस्तुरमान रमदे उनका नाम है। तो वज़ीर ख़जाना की फ़ैमिली तो पुरानी मुस्लिम लीग के साथ एसोसिएटेड एफिलिएटेड है। ये नहीं कहा जा सकता कि उनका मुस्लिम लीग से ख़जाना खुद नहीं थे ना, नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ उनके भाई एडवोकेट जनरल पंजाब रहे, फौत हो गए हैं, रज़ा फारूक उनका नाम था। तो ये बाकायदा मुस्लिम लीग नून में आ चुके हैं, बाकायदा मुस्लिम लीग नून पुराने। इनकी पूरी फैमिली, मैं बता रहा हूँ, MNA रहे हैं, अटॉर्नी जनरल हमारे रहे, एडवोकेट जनरल रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका तो पुराना एक ताल्लुक है। उनकी भाभी हमारी सेनेटर रही है आयशा रज़ा फारूक जी, मैं बिल्कुल जानता हूँ। तो मैं तो समझता हूँ कि वज़ीर ख़जाना के साथ जितना हमारा ताल्लुक है किसी और का नहीं है। आप कह रहे हैं वज़ीर ख़ाना मुस्लिम लीगी हैं? बिल्कुल मुस्लिम लीगी हैं, मुस्लिम लीग नून के टिकट पे सेनेटर बने हैं। और वज़ीर दाखिला? वज़ीर दाखिला देखिए, मोहसिन नकवी साहब की इस मुल्क में एक काविश है, बतौर बिजनेसमैन उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और बड़ी काबिलियत के साथ किया। जिस फील्ड में भी गए हैं अपना लोहा मनवाया, वो बिज़नेस हो, मीडिया हो। बतौर वज़ीर आला पंजाब आप उनकी परफॉर्मेंस को देख लें, न्यूट्रली आप देख लें। बदकिस्मती है कि 9 मई का वाक़या उस दौरान हुआ और उन पे सियासी एक लोगों ने जो है वो तनकीद की बहुत ज़्यादा। उनका कसूर तो नहीं था, मगर मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी काबिल शख्स है और जिस ओहदे से अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है उसका अहल है। हमें उनकी सलाहियतों पे शक नहीं है, हम तो पार्टी की हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि आया क्या वज़ीर दाखिला लेवल के यहाँ पर और लोग मौजूद थे या नहीं थे? नहीं, देखें, हाउस में मैं समझता हूँ कि अगर हों भी तो राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन हार चुके थे, इस्तीफ़ा। तो मैं समझता हूँ एक बेहतरीन इंतखाब था। अगर राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन ना हारते तो वज़ीर दाखिला होते? ये हो सकता, ये अनमुमकिन था कि वज़ीर दाखिला हो सकता है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ये पेट्रोल सस्ता हुआ, आवाम के लिए कोई और भी तोहफा आ रहा है, कोई नई खबर भी है या बुरी खबर है? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इन्फॉर्मेशन मिस्टर अताउल्लाह ताड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो अब करना क्या है? पेट्रोल सस्ता हुआ, अच्छी खबर आई, लेकिन उसके साथ एक बुरी खबर भी आई कि बिजली महंगी करने जा रहे हैं। देखिए, बिजली मेरा नहीं ख्याल महंगी होगी। जो IMF से भी नेगोशिएशंस हो रही हैं उसमें भी गरीब आदमी पे कम से कम बोझ डालने की बात हो रही है और जो अशराफिया है जो ये बोझ बर्दाश्त कर सकती है उस पर ज़्यादा बोझ डालने की बात हो रही है। तो कीमतों में कमी आप देखें ना, जो ओवरऑल एक अफरात ज़र है, महंगाई की शरह है, इन्फ्लेशन, पिछले साल इस माह वो 36% थी, इस साल इस माह वो 17% है, पिछले माह वो 20% थी, 3% कमी हुई है। जो बैनुल अक़वामी सतह पे आलमी जरीदे हैं, आलमी इदारे हैं मालियाती, वो सारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। वो प्राइवेटाइजेशन हो,
और प्राइवेटाइजेशन के वजीर का आपने जिक्र किया, IPP से उनका ताल्लुक है। हाँ जी, वो भूल गए थे आप। IPP हमारी आपकी इत्तेहादी है। हमारी इत्तेहादी है। अब वो प्राइवेटाइजेशन हो, वो अखराजात में कमी हो, वो FBR की या टैक्स सिस्टम की इस्लाहात हों, ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं जिससे मेरा ख्याल है मईशत पे बड़ा मुस्बत असर पड़ रहा है। तो ये सोलर टैक्स के ऊपर आई कि सोलर के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है, और फिर जो उसकी तरदीद आई वो बड़ी दिलचस्प थी, मैंने खुद पढ़ी। तो उसमें कहा जा रहा था कि आजकल ये एक रवायत बन गई है कि लोग लगवाना शुरू हो गए। उससे मैं अखज़ ये किया कि हुकूमत फ़िलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ अरसे के बाद सोलर के ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। देखिए, टैक्स का सोलर पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सोलर के हवाले से जो लोग सोलर पे बिजली पैदा करते हैं और वो हुकूमत को एक्सेस जो है वो ग्रिड में वापस जाती है, उस पे उनको बाकायदा वो पे किया जाता है। तो वो कई तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, मगर सोलर को हुकूमत इनकरेज करना चाहती है। अच्छा। और इस पे किसी किस्म का बोझ नहीं डालना चाहती। यानी हुकूमत चाहती है कि लोग लगवाएं। बिल्कुल। तो यानी इस वक्त जो वज़ीर इत्तलाआत का इंटरव्यू सुन रहे हैं वो अगर लगवाना चाहते हैं ज़रूर और इस डर से नहीं लगवा रहे कि कल को आप पैसे लगा देंगे इसके ऊपर टैक्स कि भाई अगर आपने लगवाया तो इतने हज़ार मजीद दें हमें। बातचीत नेट मीटरिंग के ऊपर होती है, एक्सेस बिजली के ऊपर होती है, उसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसका टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शायद अगर आपने बिजली हुकूमत आपसे वापस ले रही है, उसका कोई रेट ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसके अलावा कुछ नहीं सोच रही। टैक्स के हवाले से तो कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है फिलहाल। आजकल आपका वक्त गुजरता है वजारत और बाकी मामलात सारे, तो मैं तो जानता हूँ आपको, चूँकि ज़ाती तौर पे आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव थे, एक्स पे, तो इन दिनों फिर VPN का सहारा लेते हैं आप? बड़ा अरसा हुआ ट्वीट ही कोई नहीं की फारूक साहब, बहुत अरसे से। ट्विटर बिल्कुल नहीं देखा आज? ट्विटर पिछले एक हफ्ते से तो नहीं देखा, उससे पहले देखा भी है, ट्वीट भी किए VPN नहीं लगाते जब खुलता है तो कर देते हैं ट्वीट को एक आधी, तो खुलता भी है बीच में। उसी के सहारे नहीं, जब खुलता है तो आप तो भी 24 घंटे इंतजार करना पड़ता होगा। पता लग जाता है कि खुला हुआ है, तो यानी आप चेक करते रहते कोई चेक करता है, हमारी टीम है, कई बंदे चेक करते रहते हैं। तो हमारे जैसा क्या करें जिनके पास? देखिए, मैं ये समझता हूँ एक इस मुल्क आप वज़ीर इत्तलाआत हैं, इस मुल्क के अंदर टैक्स के बकायदा, इस मुल्क के अंदर मैं ये समझता हूँ एक रवादारी का माहौल कायम करने के लिए, एक हमांगी का माहौल कायम करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे आना होगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया के यूज़ के ऊपर भी, कि वो क्या यूज़ हो रहा है, कौन उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है, मनफी इस्तेमाल है, मुस्बत इस्तेमाल है, कैसे है। कई प्लेटफॉर्म हैं जिनकी कंप्लायंस बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पे टिकटॉक है, उसकी 98% कंप्लायंस है। वजारत दाखिला ने क्योंकि एक नोटिफिकेशन इसका इशू किया था एक्स का, अदालत में भी वजारत दाखिला ही इसमें पार्टी है। निगरान हुकूमत में ये लागू हुआ और वजारत दाखिला अब अदालत में इसका जवाब दे रहे हैं। एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं समझता हूँ कि एक्स पे बैन हटना चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए। मैं इस चीज़ तो आप मोहसिन नकवी साहब से तो वैसे बराह रास्त बात करके इस पे बातचीत हमारी चल रही है, लेकिन इसकी वजह क्या है? आपको लगता है कि क्या इस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़्यादा पॉपुलर है, वो अपने बना लेती है? नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि एक ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल एक चर्च स्टैबिंग हुई जी, उन्होंने कहा जी कंटेंट हटाएं, वायलेंट कंटेंट है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, हार्मफुल कंटेंट है। ठीक है, कई ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। इधर अटैक होता है बलूचिस्तान में, BLA की सारी लाइव अपडेट्स ट्विटर पे चल रही है, एक्स पे चल रही होती हैं। तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट का अकाउंट तो हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता? नहीं हटाया जा सकता। उसके लिए तो आप एक्स से बात करें। नहीं, मगर एक्स कंप्लायंस नहीं ना करता कई दफ़ा इस चीज़ की। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये समझा कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को नुकसान है इस चीज़ से और एक कदम उठाया, तो कुछ सोच समझ के उठाया होगा। बट मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ये बैन नहीं होना चाहिए और हमें मैकेनिज्म्स इन प्लेस करने चाहिए। जिस तरह वो डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बन रही है, तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ लें, मसले का हल निकालना चाहिए, ना कि वो चीज़ ही बंद कर। बिल्कुल। बड़ा अजीब लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट उस पर आ रहा है, मैं एग्री करता हूं, और लोगों को कहा जा रहा है कि आप यूज़ ना करें। अब आगे बताएं कि इस हुकूमत की क्या देख रहे हैं आपकी, ये हुकूमत आगे जाके क्या शक्ल इख्तियार करेगी? मौलाना फजलुर रहमान जो हैं बड़े खाइफ हैं और वो कहते हैं आपको कि इस्तीफ़ा दें आप हुकूमत, और ये सारी आप धांधली से बनाई है आपने। अभी गफूर हैदरी साहब आए हुए थे परसों, बड़ी कॉर्डियल मीटिंग हुई और उनकी इलेक्शन में भी हमारा किरदार था, हमारे लोगों ने वोट डाले सेनेट में जी। तो मैं समझता हूँ कि उनसे भी हमारा बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है और मामलात बड़े अच्छे चल रहे हैं। नाराजगी नहीं है? सॉरी, मौलाना वासे, मैं दुरुस्ती करता हूँ, मौलाना वासे की सीट थी। गफूर हैदरी साहब तो MNA इलेक्ट हुए हैं। अभी गफूर हैदरी साहब MNA आए हुए थे, PM साहब को मिले, बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई और मौलाना वासे साहब की सीट पे हमने वोट भी दिए। तो मैं तो समझता हूँ सियासी तौर पे तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये नाराज़गी भी मीडिया की हद तक है? ये तो मौलाना बेहतर बता सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब अक्सर औकात ईद पे भी उनकी बात हुई, अक्सर नेक तमन्नाएं उन तक पहुँचाते रहते हैं और बड़ा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, आपस में रब्ता भी है PM साहब का उनके साथ। तो ये केस दर केस
खान साहब जो हैं वो बरी होते जा रहे हैं, क्या मामला है? यानी या तो केस ठीक नहीं बने या कुछ मामला किसी दूसरी तरफ बढ़ गया। मैं समझता हूँ कि देखिए केस तो ठीक बने थे, अदलिया के अंदर जो एक तासुर पाया जा रहा है और जिस तरीके से कुछ लोग वहाँ पे बैठ के एक सहूलतकारी का तासुर दे रहे हैं नज़र आ रहा है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ा क्लियर एंड कट केस था 190 मिलियन पाउंड का। यही केस किसी और सियासतदान पे होता तो शायद बेल ग्रांट ना होती। मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करना चाहूँगा। आप ही के पार्टी के जो रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ये कोई ख़ास इतना केस नहीं है, इसमें से जल्द वो हो जाएंगे और कुछ दिन बाद ये भी, यानी हम आजकल की बात कर रहे हैं तो उसमें से आप भी कानूनदान हैं, वो भी कानूनदान। बंद लफाफा है काबीना के अंदर, ज़मीन ली गई उसके एवज़, वो बंद लफाफा खोला नहीं गया और अरबों रुपए का जो है वो राइट ऑफ कर दिया गया मामला। वो मेरे नज़दीक तो मामूली केस नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि बड़ा संगीन केस है, पाकिस्तान की स्टेट का नुकसान हुआ। और मैं ये नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है जिसने कहा है कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर लिखा गया है कि हाईएस्ट लेवल पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड है, इस वक्त मौजूद है, तो उसको पढ़ा जा सकता है। अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी, आप सड़क पर बिस्तर लटा के जनाब वहीं पे उधर ही सो जाते थे, वहीं उठ के एहतजाज करना शुरू कर देते थे। तो मुझे तो ये लगा कि जैसे ही आप वज़ीर इत्तलात बनेंगे तो आप अरशद शरीफ के घर जाएंगे, आप चेक करवाएंगे कि भाई अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, कौन था इसके पीछे, और इस पेशरफ्त को कोई 4 टायर लग जाएंगे मज़ीद। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं पूरी हमदर्दी उनके ख़ानदान के साथ, और उनसे हमारा अच्छा ताल्लुक़ था और बड़े एक फ़र्शनास किस्म के जर्नलिस्ट थे। इस पर एक कमीशन बना है, मामला अदलिया के अंदर है, केस को तेज़ करना, केस को आगे बढ़ाना उस कमीशन का और जिस अदालत में केस है उसका काम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ना प्रोसिक्यूट करती है ना केस को आगे फॉरवर्ड करती है, बट हाँ हमारी हमदर्दी ज़रूर है, जो हो सका इंशाल्लाह ताला करेंगे, जो भी हम अपनी इस कैपेसिटी में कर सकें। इमरान रियाज, मतीउल्लाह जान, असद तूर, इनके मामला कहाँ तक बढ़े और वज़ीर इत्तलात क्या देख रहे हैं? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। तो अभी ये असद तूर वाले मतीउल्लाह जान, कोर्ट ने तो कहा कि जाएं लाएं, ढूंढ के लाएं। आप भी ये चाहते होंगे जल्द अज जल्द इनका नाम निकले, कौन लोग थे जो हमलावर हुए, गोलियां मारी, इनके रिकॉर्ड नहीं निकल रहे, कैमरे। गोलियां किसको लगी? मतीउल्लाह जान साहब की तरफ बढ़े थे ना, हमलावर हुए थे। ठीक, यानी ये इनको अरशद शरीफ साहब को तो बाहर चलो लगी, हमलावर तो हुए ना। सार आलम साहब को गोलियां लगी थी, इसी मुल्क में लगी थी, पेट में लगी थी, और बाकियों पे हमले हुए। मतीउल्लाह जान है, असद तूर को घर में मारा गया था। तो इस सब में भी आपको खास नजर करम है आपकी? असद तूर के घर भी गए जब उस वक्त गए, ओपोजिशन में थे, और इजहार नहीं, ओपोजिशन में होने की बात नहीं, इजहार हमदर्दी करने गए और मजम्मत की उस वाक़े की कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। मती साहब भी हमारे दोस्त हैं और भरपूर उसकी मजम्मत करते हैं, और अगर उनके पास शवाहिद हैं तो सामने ज़रूर लाने चाहिए। अगर इस्लामाबाद पुलिस के पास कुछ शवाहिद हुए, ICT के पास कुछ शवाहिद हुए, तो वो सामने आने चाहिए कि कौन लोग थे, किसने किया, क्यों किया। तो नहीं, आप इसमें कोई खास कोई आज कहते हैं कि भाई मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ? देखिए बिल्कुल, अगर वो चाहते हैं कोई इसमें हमारी मदद, तो बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं। मगर बात ये है कि ये तो पुलिस का काम है, तहकीकाती इदारों का काम है ना कि इसको पता करें कि क्या मामला था, तो ज़रूर पता लगना चाहिए हमें। बिल्कुल। तो इमरान रियाज भी बाजियाब हुए थे, तो कोई रिपोर्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी आई थी कि ये आपके पास कहीं फ़ाइल वगैरह आई कि किस तरह से बाजियाब हुए, कहाँ अगवा हुए, किसने अगवा किया? इमरान रियाज साहब के वाले कोई रिकॉर्ड वगैरह कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई। तो आप ये समझते हैं कि यार ये जो सहाफ़ियों पे इस तरह के हमले होते हैं किस तरह से रोके जा सकते हैं? मतलब आप मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है और सहाफ़ियों पे बिल्कुल हमले नहीं होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड बन गया इस मुल्क के अंदर कि बहुत सारे ज़ाती नौयत के भी मामलात होते हैं, उनको भी स्टेट पे डाल दिया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार राय का हक़ आइन के अंदर दिया गया है, आज़ादी सहाफ़त का हक़ आइन के अंदर दिया गया है एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो इन मामलात को हल करने के लिए मैं समझता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना होगा, और मैं PFUJ के पास भी जा रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट बॉडीज़ के पास भी जा रहा हूँ। हम तमाम जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, नॉन इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, सबसे मशावरत करेंगे कि हम पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे पंजाब में तो राहदारियों में पंजाब असम्बली की बड़ी तेज़ी और जल्दी नज़र आई डेफेमेशन बिल के ऊपर। जी, ऐसा क्या हुआ वहाँ पे हो रहा है? आप बतौर वज़ीर इत्तलात क्या देख रहे हैं और यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? फेडरल में पहले ही चीज़ें मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं,
क्या कमी महसूस कर रही है? देखें, बहुत सारे लोग इंग्लैंड जाके डेफेमेशन का सूट क्यों करते हैं और अक्सर जीत भी जाते हैं? वो इसलिए कि वहाँ पे लॉज की इम्प्लीमेंटेशन ठीक है। इधर डेफेमेशन लॉज मौजूद है मगर अमल दरामद कोई नहीं है। किसी के हवाले से भी आप कोई भी बात कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों बात की, क्या की, आपके पास सबूत क्या था। लोगों के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, लोग खुदकुशी पे मजबूर हो जाते हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो जाते हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो देखें, लॉज बनने चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके और सबसे मशावरत करने के बाद। ये लोगों ने बातें तो बड़ी की, ये इसहाक डार साहब का नायब वज़ीर आज़म बनना, ये शहबाज शरीफ साहब का अपना फैसला था या नवाज शरीफ साहब की राय थी? क्या था, हुआ क्या, और इसकी ज़रूरत क्या महसूस हुई? माजी में भी बहुत सारे सीनियर सियासतदान नायब वज़ीर आज़म रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब रहे हैं, नुसरत भुट्टो साहिबा रही हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं। तो पार्टी ने बेहतर समझा और ऑब्वियसली मशवरे के साथ ही फैसले होते हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब दोनों आपस में मशवरा करते हैं। और नोटिफिकेशन बड़ी जल्दी में हुआ, प्राइम मिनिस्टर बाहर थे। नहीं, यहाँ पर भी बाहर थे, हम सऊदी अरब में थे, तो जाने से पहले फैसला हो चुका हुआ था कि करना है। तो वज़ीर आज़म साहब का, नवाज शरीफ साहब का, दोनों का फैसला था। आप पार्टी में भी इस वक्त डिप्टी जनरल सेक्रेटरी? जी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। तो अभी ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल साहब अभी आगे में खैर इजलास 28 को होने जा रहा है, तो पार्टी की CWC, उसके बाद फिर अगला इजलास 28। तो CWC में क्या होने जा रहा है, फिर उससे आगे क्या होगा? देखिए, CWC में इलेक्शन कमीशन का क्याम आएगा सदर के इलेक्शन के लिए। कायम मकाम सदर किसी को बनाया जाएगा, इलेक्शन के तरीक़ेकार पे बात होगी, वो सारी चीज़ें हैं, कुछ इख्तियारात तफवीज़ किए जाएंगे और 28 को जो है वो सदर का इंतखाब लगता है कि वो अमल में आएगा। तो क्या पूरी तंजीम साजी हो रही है? जनरल सेक्रेटरी, सूबों के सदूर सब चेंज हो रहे हैं? देखिए, ये भी मियां नवाज शरीफ साहब इसका फ़ैसला करेंगे कि किस हद तक तंजीम साजी होनी है, कोई ओहदेदारों को रिप्लेस करना है, नहीं करना, खाली जो ओहदे हैं उनको फिल करना है। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, उनकी सवाबदीद है। एक तासुर तो उभरा है कि शायद मुस्लिम लीग नून में तंजीम साजी इस तर्ज की हो रही है कि जो हुकूमत में लोग मौजूद हैं शायद उनको पार्टी की जिम्मेदारियों से थोड़ा दूर रखा जाए ताकि वो हुकूमत बेहतर अंदाज में चला सकें और पार्टी के लोग दूसरी तरफ हों। बहुत से लोग बाहर बैठे हैं। ये तासुर है और ये तासुर किसी हद तक दुरुस्त भी है, मगर ये आप खुद समझते हैं कि क्या दोनों चीज़ें पैरेलल चलाई जा सकती हैं? दोनों चीज़ें देखें पैरेलल नहीं चलाई जा सकती, दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, मेरी अपनी राय है। क्योंकि देखें, हुकूमती काम इतना ज़्यादा है, मुल्क के चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि जो लोग हुकूमती ओहदों पर फायज़ हैं वो पार्टी के ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें मेरी ज़ाती राय में अलग होनी चाहिए। अब CWC की मीटिंग है तो उसमें अब मामला फाइनल होंगे, तो कायद जो चाहेंगे उस तरह इंशाल्लाह ताला होगा। कैसे करेंगे कि एक सूबे का वज़ीर आला कहे कि मैंने जनाब उधर पेस्को पे कब्जा कर लेना है, मैंने ये गवर्नर की जो एंट्री बंद कर देनी, फिर वो कर भी देते हैं, प्रैक्टिकली गवर्नर नेक्सी ख़त्म कर देते हैं। तो आप लोग तो ये यानी इस्लामाबाद से KP का क्या फ़ासला है, बिल्कुल साथ ही है, ये बाउंड्री लगी हुई है। किस तरह से ये मैनेज होगी चीज़ें? अगर वाकई उन्होंने बिजली घरों पे कब्जे करने शुरू कर दिए, वफाक की चीज़ों पे बैठ के जाके और ख़ुद ही कहा कि मैं सारा कुछ खुद करूँगा, तो कैसे निपटेगी? ये गिदड़ भपकियाँ, मैं नहीं समझता कि ये कोई संजीदा बात है कि हम कब्जा कर लेंगे। चल रहे हैं बयान तो 100 तरह के चलते हैं। और देखिए, वफाक ने कोशिश की कि बड़े दिल का मुजाहरा किया जाए और अवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए सियासी लड़ाई के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि जेल में जाके जवाबदेही होती है, तुम मिले थे, तुम क्यों मिले थे, तुमने हाथ क्यों मिलाया था, तुम उनके साथ जाके मिलते हो। अब वो बयान दे के जेल वाले को खुश करते हैं कि हम माज़ा रही, हमने पूरी लड़ाई लड़ी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे को मामलात होंगे कि कोई कब्ज़ा हो जाए या खुदा न खास्ता वो कोई मुआज़रे की तरफ मामला चला जाए। ये वफाक और इकाइयों ने मिलकर चलना है इस मुल्क की सालमियत की खातिर, मुल्क की आवाम की खातिर। तो हम तो इसमें बड़ी पेशेंस का, बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे और ये बयानात की हद तक जो बयान वो दे रहे हैं हम भी बयान उनके मुकाबले पे देंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा। ये फैसल वाडा किसके सेनेटर हैं? वो इतने ताकतवर हैं, वो बैठ के दिन रात वो कहते हैं नवाज शरीफ का दौर ख़त्म, शहबाज शरीफ का आखिरी दौर हुकूमत है, मरीम नवाज़, उस्मान बुज़दार जैसी वज़ीर आला हैं, ये वो, और आपकी पार्टी का कोई तर्जुमान कुछ कह नहीं पाता कि लीडरशिप के खिलाफ बात उनको नहीं करनी चाहिए, नामुनासिब है। तासुर तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब इलेक्ट वो सिंध से हुए हैं, वो हमारे भी बड़े करीब हैं, हर किसी के करीब हैं, वो हमारे सेनेटर्स के साथ भी बैठ के गप लगाते हैं। तो आपकी पार्टी में बेचैनी नहीं है कि यार ये बंदा उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के हमें बुरा भला कहता रहता है? उनको बयानात लीडरशिप के खिलाफ नहीं देने चाहिए, वो अक्सर देते हैं, उनको इज्तनाब करना चाहिए। मैं यही समझता हूँ कि अगर वो बैठते ट्रेजरी साइड पे हैं सेनेट के अंदर, तो ये तो मैं लीडर ऑफ हाउस से भी बात करूँगा कि उनको ये तंबीह की जाए कि मेहरबानी करें,
लीडरशिप के हवाले से बात ना करें, क्योंकि हम बात करेंगे तो फिर वो बहुत दूर तक जाएगी। ANP ने आपकी हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लिया, ये भी खबर आ गई। एमल वली साहब की भी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई थी, और वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ख़ासे मुस्बत मुझे तो मामलात नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे, और जो उनके मसाइल हैं, जो उनके मुतालबात हैं, कोशिश करेंगे कि उनको पूरा किया जाए। अताउल्लाह ताहिर साहब आज से 1 साल बाद कहाँ देख रहे हैं इस हुकूमत को? देखिए, मैं तो समझता हूँ इकानमी टेक ऑफ कर रही है, वर्ल्ड इज़ ओपनिंग अप। जहाँ पे सऊदी डेलीगेशन आया, ईरान के सदर यहाँ पे आए, चीन का दौरा वज़ीर आज़म का आ रहा है, दुनिया तस्लीम करी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पोटेंशियल को, पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्स को, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट को। तो मैं समझता हूँ कि स्काई इज़ द लिमिट। और वज़ीर आज़म साहब ने जो इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें टैक्स इस्लाहात हैं, FBR की डिजिटलाइजेशन है, PIA की निजकारी है, अखराजात में कमी है, ये सारे मामलात वज़ीर आज़म साहब बड़ी खुश उसलूबी से कर रहे हैं। तो मैं तो बड़े मुस्बत तरीके से देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इकॉनमी टेक ऑफ करेगी और ये मुल्क तरक्की करेगा, और आप देखेंगे कि हालात इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे और माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आएगा। जिस तरह एक्सचेंज रेट स्टेबल है, महंगाई में कमी वाक़ई हो रही है, तो मुझे तो बहुत अच्छे हालात नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ़ ला रहे थे यहाँ पर, तो अब क्या दौरा उनका मौखर हो गया? देखिए, मौखर वो चीज़ होती है जिसकी तारीख़ का ऐलान किया गया, तो वो मुश्तरका तौर पर मशावरत के बाद तारीख़ का ऐलान किया जाना था, तो उनके दौरे की तारीख़ का ऐलान किया जाएगा मशावरत के बाद। तो कोई मौखर होना या कोई पोस्टपोन होना, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है। उन्होंने आना है, और जब भी बामी मशावरत जो है आपस की वो पाया तकमील तक पहुंच जाएगी तो उनकी डेट का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी लीक्स भी सामने आई हैं, इसको हुकूमत किस तरह से देख रही है? क्या ये चाय की प्याली में सिर्फ तूफान है या इसमें कुछ है? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। इन्फॉर्मेशन मिस्टर अताउल्लाह ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रॉपर्टी लीक्स में साबिक जर्नैलों के नाम देख के, सियासतदानों के नाम देख के और ब्यूरोक्रेट्स के नाम देख के आपको दुख तो बहुत हुआ होगा कि यार ये लोग क्या नहीं हुआ। असल नाम तो बीच में थे ही नहीं, तो किसके थे? कई लोग हैं दुबई के अंदर जो रहते हैं। मैं अब क्या आपको ऐसे मैं तो खुद भी हैरान हूँ, कई ऐसे लोग हैं जिनके आपने बड़े बड़े महल देखे वहाँ पे, उनकी वहाँ पे 50 लोगों के घर हैं जी 5 सेक्टर में। मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना। या तो बताएं कि जी ये सारी गैर कानूनी था, ये स्मगलिंग का पैसा था, ये ड्रग्स का पैसा था, ये हेरोइन का पैसा था। आप कहते हैं जी यूरोप के अंदर, फिनलैंड के अंदर 10 पाकिस्तानियों के घर हैं। ये तो कोई बात नहीं है ना। या तो बताएं, एक आम आदमी के ज़हन में ये तासुर डाल दिया है कि ये कोई इलीगल चीज़ है। अब दुबई में बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, मैं अब क्या कह सकता हूँ इस बारे में? नहीं, आपको कोई इतराज़ नहीं है कि? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गैर संजीदा सा मामला है, प्रॉपर्टी लीक्स। नहीं, लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले तो ये कह रहे थे। बेनज़ीर साहिबा जिला वतनी में थी जी, और वो रह रही थी दुबई में। वो क्या करती? वो कहती कि मुझे किराए पे घर ले दो, या मैं नहीं रह सकती, मुझे पैसे दे दो। भाई उन्होंने वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं स्कूल में, मुझे पता है इस बात का। मोहसिन नकवी साहब की अलिया ने तब खरीदा था घर जब वो बिजनेस में थे। अब क्या करें, वो सियासत में आ गए, वो वज़ीर आला बन गए, वज़ीर दाखिला बन गए, तो वो क्या कहें अब कि वो घर नहीं था मेरा, डिक्लेयर किया हुआ, हर चीज़ डिक्लेयर्ड है। तो ये प्रॉपर्टी लीक्स वाला मामला ऐसी हवा में तीर किसी ने उड़ाया, यानी इसका कोई मैं नहीं समझता। लेकिन ये आप ये तो सकते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। जिस तरह आपने कहा कि जज जो हैं वो ड्यूल नेशनलिटी क्यों रखते हैं? बिल्कुल फिर उनका यानी दोनों तरफ है ना इंटेंशन। आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हों, बिल्कुल ठीक, आप यहाँ पे सर्व कर रहे हो, तो आप पाकिस्तान के साथ कितने को मुखलिस किस तरह से हो सकते? आपका कोई भी एसेट है, एज लॉन्ग एज वो एसेट बियॉन्ड मीन्स नहीं है, या वो इल गॉटन वेल्थ से नहीं आया, या वो आपकी आमदन के साथ मुताबिकत नहीं रखता, फिर तो सवाल उठने चाहिए। बट ये कह देना इतने पाकिस्तान में कि फला जगह घर है, ये तो क्या बात हुई? लेकिन लोग तो ये कहते हैं ना कि यार ये जब जर्नैलों के इवन आते हैं, ये सर्विस में थे, इनके तब के बने हुए हैं। जर्नैलों के जब बेटे शहीद होते हैं तो लोग नहीं कहते कि इसका बेटा बॉर्डर पे शहीद हो गया। अगर किसी के पास पैसे हैं और वो जर्नैल है, वो घर बार खरीदता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आपको कोई तहकीकात तो होनी चाहिए कि भाई क्या ये सब ठीक है? देखें, अगर किसी ने डिक्लेयर किया, पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं डिक्लेयर एक्सपोज किया ना, वो बताता कि जी इल गॉटन वेल्थ है। ये सिर्फ बता देना कि फलां की फलां प्रॉपर्टी है वहाँ पे, ये तो बड़ा आसान काम है। मैं आपको ले देता हूँ कल परसों। उसमें तो दो तीन लोग ऐसे हैं जिन पे खानानी जिस नेटवर्क है, अमेरिका पे पाबंदी है। पिंडी का एक फिजिशियन है जो गुर्दे निकाल के बेचता था, उसने वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी। कालिया का केस चला था, मगर वो बदनाम नहीं ना हो रही। तो नाम आपसे सुन रहा हूँ मैं, आपने रिपोर्ट पढ़ी है तो आप मुझे बता रहे हैं। मैं तो नाम सुन रहा हूँ सियासतदानों के, सियासतदान जो कि मशहूर है, उनकी हाइप है, जर्नैलों के। फिर भी मैं समझता हूँ कि ये हवा में किसी ने तीर छोड़ा है। ये बताएं कैसे लीगल है? इसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं नहीं समझता। वो नवाज शरीफ साहब बढ़े थे ये 6 जजेस वाले ख़त के ऊपर, वो आगे बढ़ने वाले थे, बात भी आ गई थी, लेकिन फिर कोई खामोशी हो गई। नवाज शरीफ साहब
एक्टिव हैं, पार्टी पॉलिटिक्स को भी देख रहे हैं। अभी उन्होंने हाल ही में एक हेल्थ का भी इजलास लिया है CM हाउस लाहौर के अंदर, तो वो अब डे टू डे रूटीन उनकी चल रही है। तो आप ये समझते हैं कि अभी फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है? नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि इससे क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान की सारी इकाइयाँ एक साथ मिलके काम कर रही हैं। मैं ये जानना नहीं, कोई महाजराई की खबर आप तक पहुंची है? चीज़ें तो चल रही हैं, लोग कह रहे हैं ताकतवर आपस में लड़े नहीं, हैं, मैं देखें ये ग्रुप्स चल रहे हैं यहाँ पे। सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था, वो हटा दिया गया वेबसाइट से। आपने पढ़ा वो कॉलम? मैं नहीं पढ़ा। उसमें एक जंगल की कहानी थी। देखें, जंगल की कहानी हो, मैं तो इतना जानता हूँ मईशत ने टेक ऑफ करना है। SIFC एक इदारा बनाया गया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। ये डी ट्रैक करने की चीज़ें होती हैं। जब कहते हैं ना महाजराई हो गई, फलां हो गई, एक पेज पे नहीं है, मैं इस बात पे जवाब भी नहीं देना चाहता। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये मैं इस पे जवाब भी नहीं देना चाहता कि देखिए, जब इकोनॉमी के लिए काविश हो रही है, SIFC फाल है, चीज़ें चल रही हैं, सब ठीक चल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं नहीं, जिससे ये तो माहौल खराब किया जा रहा है? मैंने तो ये अफवाह भी नहीं सुनी। आप पता नहीं, आप मैं तो आपको कॉलम का, पाकिस्तान के एक रोजनामा का हवाला दे रहा हूँ, साफी का कि वो रेफरेंस दे रहा हूँ। मैं तो बड़ा इल इन्फॉर्म्ड किस्म का आदमी हूँ। मैं मेरी शायद हुकूमत के तर्जुमान है, ताकतवर तर्जुमान है। मेरे ज़राए शायद इतने नहीं होंगे जितने उनके हैं। मुझे तो कहीं महाजराई या मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं तो इस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहता। क्या मतलब? जब ऐसा सवाल हम वजीर से पूछते थे ना, पहले भी पाकिस्तान के, वो कहते थे कि सब ऐसे है। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा ऐसे है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सवाल ही नहीं बनता। हर किसी का अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और SIFC के अंदर देखिए, जहाँ पे रोल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत सारे लोग चाहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाए पाकिस्तान, सियासी फ़ायदे के लिए। जिसको टेबल पे सीट नहीं मिलती वो कहता है ये तबाही बर्बादी फैल जाए और ये नाकाम हो जाए। SIFC बनी है ना, क्यों बनी है, क्यों ज़रूरत पेश आई, क्यों उसके अंदर सर्विंग ऑफिसर्स को रखने की ज़रूरत पेश आई? क्योंकि वन होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, वन विंडो ऑपरेशन नहीं था आपकी मुश्किलात थी लोगों को यहाँ पर सरमायाकारी लाने। अब वो हल हुई है, वो सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर हल किया उसको। तो SIFC चल रही है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत चल रही है, ममालिक, बाहर के ममालिक से भी लोग आ रहे हैं, SIFC के इजलास भी हो रहे हैं। तो मैं तो सब ठीक है, बस नहीं, इसका ये सवाल ही रेलेवेंट है। ठीक तो मैं तब कहूँ जब खराबी हो। तो मैं तो कह रहा हूँ रूटीन के मुताबिक मामला चल रहे हैं ना, मतलब इस सवाल का जवाब क्या बनता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतों में कब आ रही है? आईनी उहदों पर बैठे हैं, तो कल को तो ये PDM की 16-18 माह के बाद उन्होंने कहा था जनाब ये जो किए इन्होंने किया, तो फिर वही हाल होगा आपका। अगर कोई मसला होगा, खराबी होगी तो आपकी, अच्छाई होगी तो उनकी। पीपल्स पार्टी के पास आईनी होते हैं, सदारत का होता है, गवर्नर्स उनके पास हैं, डिप्टी स्पीकर उनके पास है, चेयरमैन सेनेट उनके पास है, तो वो हुकूमत का पार्ट एंड पार्सल है। तो हुकूमत में ही है, आप कह रहे हैं हर चीज़ को उनकी तायद हासिल है। तो यानी हुकूमत की बुराई अच्छाई सब में वो बराबर के जिम्मेदार है। बिल्कुल है, मैं तो समझता हूँ इस बात को। चलें, मुझे ये बताइए कि सहाफ़ियों के लिए कोई अच्छी खबर भी है? देखिए, मैं तो बहुत इस पे काम भी किया, मीडिया वर्कर्स के लिए भी किया। आते ही मीडिया के वाजिबात थे 1.6 अरब रुपए के, पिछले 2 साल के मेरे वाजिबात नहीं थे, वो अदा किए। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं अपना किरदार अदा करता हूँ। जहाँ को वाक़या होता है सबसे पहले नोटिस लिया जाता है, खुद पहुँचता हूँ, इंश्योर किया जाता है इस चीज़ को। हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम रुकी हुई थी, उसको दोबारा से चालू किया है। आर्टिस्ट के फंड को प्रमोट किया है, फिल्म फाइनेंस फंड लेके आ रहे हैं। PTV का थोड़ी रुत बदली है, कोई हम ज़रा थोड़ा सा ह्यूमर लेके आए हैं। हॉकी टीम के बारे में हमने एक इवेंट किया है, 9 मई का एक इवेंट किया है, ICC का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो एक अच्छा स्पोर्ट्स का पैनल लेके आ रहे हैं। एडन हॉलैंड आ रही हैं, मार्टिन गप्टिल आ रहे हैं, अब बाहर से उनको लेके आ रहे हैं, वो हमारा शो होस्ट करेंगे। बड़ी खबर ये है कि शोएब अख्तर साहब की वापसी हो रही है PTV में। अच्छा, हाँ, और बाइज़्ज़त वापसी हो रही है। मेरी उनसे एक मीटिंग हो चुकी है, मामलात हो गए हैं, बाइज़्ज़त वापसी होगी। बाकी भी कुछ क्रिकेट स्टार से मैं राब्ते में हूँ, तो एक अच्छा स्टार स्टडेड पैनल देंगे इंशाल्लाह ताला। हम इसको इख्तिताम की तरफ लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जानना ही चाहता हूँ कि आपकी सोच और अप्रोच क्या है बतौर वज़ीर इत्तलाआत, क्योंकि साबका हुकूमत में जो हम देख रहे थे वो कह रहे थे सोशल मीडिया आ रहा है, सोशल मीडिया अगला ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक ख़त्म होगा, प्रिंट ख़त्म होगा। उनके बयानात की वजह से या पॉलिसीज़ की वजह से इस इंडस्ट्री में बड़ी एक हलचल हुई, लोग देखना शुरू हो गए कि यार क्या वाकई ये सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है। तो मैं आपसे देख रहा हूँ कि आप तो ऑब्जर्वर भी हैं, आप ज़िम्मेदार भी हैं, क्या देखते हैं अखबार का और TV का मुस्तकबिल क्या है? रिवाइवल होना चाहिए। मैं APNS को मिला, CPNE को मिला, PBA को मिला। मैं इन दोनों मीडियम्स को प्रमोट करना चाहता हूँ जहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अपनी अहमियत है, ठीक है, और वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।
इन प्लेटफॉर्म्स को पीछे नहीं रहना चाहिए, अखबार और टीवी दोनों को। आप कह रहे हैं कि इनको हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट कर रही है? 100%। और मैं चाहता हूँ ये दोनों मीडियम्स ग्रो करें। हमने उर्दू अखबार से सीखा है, मैं दुबई में बड़ा हुआ, तो मैं तो उर्दू अखबार ना पढ़ता तो मेरी तो तरबियत में अखबार का बड़ा किरदार है। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अखबार, टीवी, रेडियो, इन मीडियम्स को आगे चलना चाहिए। डिजिटल दौर भी आगे चले, मगर ये साथ साथ आगे चले। लेकिन ये बड़ा महंगा हो गया ये सारा, आज शायद अखबार को चलाना मुश्किल हो गया लोगों नहीं, को। हम इस पे अखबारों को सपोर्ट करेंगे, स्कूल कॉलेजेस में कोर्सेज लेके आएंगे, अखबार को हमने जिंदा रखना है इंशाल्लाह। जिंदा रखना है। बिल्कुल। यानी आज की हुकूमत की पॉलिसी ये है कि ये सारे टीवी अखबार सब रहेंगे। जी बिल्कुल रहेंगे इंशाल्लाह। आपका जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जनाब। मेहरबानी, थैंक यू।